हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस न्यू डायमंड कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस के अंशाल के पहले सेट के एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। जिसमें हम लोग का पहला प्रश्न है, किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। जिसमें क कह रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। ख कह रहा है ध्रुव और फोकस के बीच में हो। चलिए इसके प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले कर लेते हैं। कंडीशन है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये अवतल दर्पण है। इसको हम बाहर से जैसे ही क्लाई कर दिए, ये हो गया अवतल दर्पण, क्योंकि इसका अपवर्तक पृष्ठ क्या है, दबा हुआ है। ये इसका बना लेते हैं मुख्य अक्ष। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये है ध्रुव, ये इसका है सेंटर और ये इसका है मुख्य फोकस। वस्तु को कहाँ रखना है, ध्यान से देख लेंगे। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस है। इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रख देना है। इस तरह यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख देंगे। ये होगा ए और इसका नाम होगा बी। अब क्या करेंगे, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मिरर पे कम से कम 2 किरणों को आपतित करते हैं। सबसे पहला किरण हम एक मुख्य अक्ष के समांतर इस पर आपतित कर देंगे। हम लोग को पता है जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये मुख्य फोकस से होकर क्या हो गई, चली गई। ये मुख्य फोकस से होकर गई। तो ये पहला है। दूसरा हम लोग क्या जानते हैं, अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर अगर आपतित होती है तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करती है वहीं पे इस वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यही पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसका नाम है ए डैश और इसका नाम क्या दे देते हैं, बी डैश। अब इसकी हम लोग प्रकृति लिख लेते हैं कि ये इमेज कैसा बना हुआ है। इसकी प्रकृति लिख लेना है। सबसे पहले तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ पे लिख लेंगे। ये बता लिखेंगे, ये बता इधर ये क्या है, वक्रता केंद्र से पड़े, यानी इधर अनंत होगा, इधर वक्रता केंद्र होगा। तो लिख सकते हैं अनंत अनंत तथा वक्रता केंद्र के, अनंत तथा वक्रता केंद्र के, वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट तो बीच में कैसा बना है, देखो यहाँ पे अपरावर्तित किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इमेज कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है। ये इमेज कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अब ये क्या वास्तविक प्रतिबिंब है और इसके बाद ये कैसा है, उल्टा है। कैसा है, उल्टा। उल्टा ये वस्तु से क्या है, बड़ा। लिख देंगे तथा वस्तु से क्या है भाई, बड़ा, वस्तु से बड़ा। तो इस प्रकार हम लोगों ने समझा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में वास्तविक उल्टा वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। तो अब इसमें प्रश्न नंबर ख क्या कह रहा है, इसको भी समझने। ख कहा है कि जब वस्तु कहां पर हो, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एक अवतल दर्पण ले लेंगे। ये अवतल दर्पण ले लिए, अवतल। ये पहले स्फेरिकल पृष्ठ है, जब इसको मैंने बाहर से पेंट कर दिया, ये बन गया कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ये हम यहाँ पे मुख्य अक्ष ले लेंगे। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका ध्रुव, ये वक्रता केंद्र और ये इसका क्या हो गया भाई, मुख्य फोकस। वस्तु को कहाँ रखना है, ध्रुव और मुख्य फोकस के
बीच में, तो ध्रुव ए है, फोकस ए है, इसके बीच में कहीं भी हम ऑब्जेक्ट को रख दे रहे हैं, तो इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, और जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, तो मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये मुख्य फोकस से क्या हो गई, चली गई। अब यहाँ पे एक प्रकाश की किरण हम क्या करते हैं, ये पोल पे आपतित कर देते हैं, अर्थात ध्रुव पे आपतित कर देते हैं, और यहाँ से ये परावर्तित किरण ऐसे परावर्तित होती हुई चली जाएगी जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। लेकिन जब इसे पीछे की ओर बढ़ाया जाएगा तो ऐसा आभास होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि कहीं पे न कहीं पे प्रतिच्छेद करते हुए प्रतीत होगी, और जहां पे प्रतिच्छेद करती होगी यहीं पे इस वस्तु का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इसका नाम दे देंगे ए डैश और इसका नाम क्या दे देंगे, बी डैश। अब इसकी प्रकृति लिख लेंगे, प्रकृति लिख लेंगे। यहाँ पे प्रकृति इमेज कहाँ बनी है, ये बताओ, दर्पण के पीछे। ये कहाँ बना भाई, दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे। और क्या बना भाई, ये बताओ, अब आभासी, क्या बना है, आभासी, आभासी। और क्या बना भाई, सीधा, आभासी। और क्या बना है, सीधा, तथा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, ये वस्तु से बहुत क्या है, बड़ा है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या समझे कि जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपको पेपर में अगर लिखेंगे तो ये 4 नंबर का प्रश्न है। अगर इस तरह से लिख कर आएंगे तो आप लोग को टोटल 4 अंक क्या होंगे, मिलेंगे। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ये न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 नंबर का ये न्यूमेरिकल है जो पिछले ईयर बोर्ड में आया था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, यहाँ पे किसी ने कि यहाँ पे उत्तल दर्पण है, ये प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक छपा हुआ है, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो किसके लिए लिखेंगे, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। तो चलिए देखते हैं, उत्तल दर्पण के लिए दिया है, उत्तल दर्पण के लिए सारी काम हम लोग करेंगे। ये बताओ 5 सेंटीमीटर लंबाई ऊपर की ओर मापी जाती है, ऊपर की ओर मापी जाती है, इसलिए इसकी मान पॉजिटिव होगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, ये बताओ 5 सेंटीमीटर। ये प्लस में इसकी वैल्यू रहता है, नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं। ये बताओ तो वह 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, आर की वैल्यू दिया है। वह बताओ उत्तल दर्पण के लिए जो वक्रता त्रिज्या होती है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे प्लस 30 सेंटीमीटर। ये प्लस 30 सेंटीमीटर होगा। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। यू की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है, इसलिए लिखेंगे -20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात हमें भी की वैल्यू बताना है। उसके बाद कहा गया है प्रकृति, यानी प्रकृति में हमें क्या बताना है, इस प्रकृति कैसा है इसको हमें लिखना है। इसके बाद बताना है प्रकृति, इसका प्रतिबिंब का आकार, यानी हमें बताना है हाइट ऑफ क्या, इमेज। हाइट ऑफ इमेज हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम भी के बारे में सोचते हैं।
तो सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो सबसे पहले यहाँ पे f को इसमें लाएंगे हम लोग। f को जैसे हम लोग सूत्र क्या जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे u दिया है, u यहाँ पे f ने दिया, तो f को पहले ज्ञात करेंगे, इसके लिए r दिया है तो लिखेंगे सूत्र पेपर में आप लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सूत्र होता है f इक्वल टू r/2। f r की वैल्यू कितना दिया हुआ है प्लस 30 सेंटीमीटर अपान 2 से कट जाएगा, f की वैल्यू कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। f की वैल्यू आ गया तो आसानी से हम लोग v की वैल्यू लगा सकते हैं। तो पुनः लिख लेंगे सूत्र यहां से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस प्लस 1/u। दर्पण के लिए सूत्र प्लस में होता है 1/f, f की वैल्यू है 15 इक्वल टू 1/v ज्ञात करना है। u का मान है यहाँ पे क्या दिया है -20 सेंटीमीटर, तो प्लस का क्या हो जाएगा -1/20 सेंटीमीटर। ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/v। यहाँ पे 15 और 20 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। कितना होता है 60। यहाँ पे 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 प्लस 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कैंसिल होगा इक्वल टू 1/v प्राप्त होगा। ये हो जाएगा 7/60 इक्वल टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 7v इक्वल टू 60 यहाँ पे भाग दे देंगे, v इक्वल टू 60 क्या मिलेगा 7। कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 से 8 सत्ते 56, 8 बार में जाएगा, कितना आएगा 4, 10 लगा लेंगे, 7 बचे 35 आया। उसके बाद क्या बचेगा 5 बचेगा, पुनः क्या आ जाएगा 50, 7 सत्ते क्या मिलेगा 49 मिलेगा। क्या मिलेगा 49। अब यहां से पुनः क्या मिलेगा 1 मिलेगा, पुनः ए से चलता जाएगा तो में लिख लेंगे सेंटीमीटर, यानी v की वैल्यू कितना निकल के आ गया 8.57 सेंटीमीटर। अब हमें इसके बाद क्या बताना, पहली बात इसकी वैल्यू पॉजिटिव में और सबसे पहले उत्तल दर्पण है तो जाहिर सी बात है प्रतिबिंब कैसा होगा आभासी होगा और दर्पण की क्या होगा पीछे होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव है। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू प्रकृति हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज लिख ले रहे हैं, यानी hi का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी सूत्र होता है क्या, इसके लिए भी सूत्र होता है क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटे में हाइट ऑफ इमेज बटे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v अपान होता है u माइनस hi कैलकुलेट करना है। ये बताओ ho यहां से रखेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे कितना 60/7। यहां से v की वैल्यू रखेंगे, v की वैल्यू कितना अभी हम लोगों ने कैलकुलेट यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है 5, कितना दिया 5। v की वैल्यू यहां से रखेंगे, ये वाला 60 कितना रखेंगे 7। u की वैल्यू कितना दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। 20 से भाग देंगे तो कितने बार में कट जाएगा 3 बार में कट जाएगा, तो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ऊपर बचेगा कितना 3 और नीचे बचेगा 7 इंटू यहाँ से बचेगा 5। hi बच जाएगा 15/7। अब इससे भाग दे देंगे, hi की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 7 दूना 14, 1 बचेगा 7 1 7, 7 1 7, 3 बचेगा 7 चौको 28। इस तरह आता जाएगा, यहीं पे 21 की वैल्यू आ जाएगा hi अर्थात हाइट ऑफ क्या इमेज। इस प्रकार हम लिख सकते हैं प्रकृति। लिखेंगे प्रकृति दर्पण से पीछे कितना 8.5 सेंटीमीटर दूर 2.14 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है।
आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये हम लोगों का प्रश्न नंबर किसका सॉल्यूशन है, प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन है। ये न्यूमेरिकल है, ये बोर्ड पेपर में ऐसे आते हैं। तो ऐसे न्यूमेरिकलों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले थ्योरी को अच्छे से पढ़ें और इसके चिन्ह परिपाटी को समझें। अगर चिन्ह परिपाटी अगर थ्योरी आप लोग समझे हैं तो न्यूमेरिकल कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। फिर भी अगर इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 3 के सॉल्यूशन को आप लोग ध्यान से समझेंगे। ये विद्युत का प्रश्न है, चलिए समझते हैं। कह रहा है किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ पे R की वैल्यू लिख लेते हैं। R कितना दिया है, 4 ओम। R कितना दिया है, 4 ओम प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड का मतलब टाइम कितना दिया है, 1 सेकेंड दिया है। कितना ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, 100 जूल। अर्थात यहाँ पे हीट यानी एनर्जी कितना है, 100 जूल है। यहाँ पे 100 जूल ऊष्मा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर हमें विभवांतर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए भी हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, हम लोग सूत्र पढ़े हैं। यहाँ पे हीट इक्वल टू अर्थात H इक्वल टू V स्क्वायर T अपान क्या पढ़े हैं, R पढ़े हैं। अब इसमें सूत्र पे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। H की वैल्यू कितना दिया है, 100। H की वैल्यू दिया है 100। V की वैल्यू कैलकुलेट करना है, T की वैल्यू दिया है 1 और यहाँ पे R की वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। ये भगे में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, गुणे में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 400 इक्वल टू V का क्या जी, स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है, तो 20 का स्क्वायर होता है। V का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, V इक्वल टू कितना आ गया, 20 वोल्ट। अर्थात प्रतिरोधक के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो कितना वोल्ट है, 20 वोल्ट है। तो आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप में किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि ये वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।